नमस्कार, मेरा नाम मैना भटनागर है। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। विश्व में जब भी कोई भी युद्ध हुआ है, विजयी भी अंत में विजेता नहीं है, क्योंकि इतने लोगों की जान जाती है जिसको हम कभी पूरा नहीं कर सकते। पर इन सब बातों को जानने के बावजूद भी मानव अभिमान हमें फिर से युद्ध के दरवाजे पे ले जाता है। तो क्या ये सिर्फ मानव अभिमान की ही बात है, या इसमें कुछ ग्रहों का भी खेल है? जो इतने समझदार लोग विश्व में हैं, जो इतने सुलझे हुए हैं, जो नहीं चाहते कि युद्ध हो, फिर भी युद्ध में शामिल हो जाते हैं। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी हमें विश्व में होने वाले युद्ध, अकाल, बारिश, भूचाल, इन सब की जानकारी देती है, लेकिन इस पर पढ़ने को बहुत कम है। और जिन्होंने भी इसको प्रेडिक्ट किया है, भविष्यवाणी की, उनमें उनका अपना अध्ययन बहुत बड़ा है। मैंने इसमें 4 चार्ट लिए हैं जो युद्ध के समय के हैं, ये देखने के लिए कि क्या अभी जो रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है किस हद तक जाएगा। क्या ये विश्व युद्ध में परिवर्तित होगा या यहीं पर सीमित रह जाएगा, और क्यों हम इस परिस्थिति में हैं, कौन से वो ग्रह हैं जिन्होंने हमें लाके यहाँ खड़ा किया है। तो पहला चार्ट है 1914 का 28 जून का, जिस समय पहला विश्व युद्ध हुआ। उस समय शनि जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में थे, सूर्य और बुध के साथ। उनकी दृष्टि में मंगल पंचम भाव यानी सिंह राशि में थे केतु के साथ, और राहु की शनि पे दृष्टि थी, और यूरेनस और जुपिटर यानी बृहस्पति शनि की राशि में थे। जिस समय यह युद्ध खत्म हुआ उस समय केतु और मंगल दोनों ही शनि से दूर जा चुके थे। दूसरा विश्व युद्ध सितंबर 1939 यानी 1939 को हुआ, और उस समय हालात बहुत ख़राब थे। ग्रह शनि मेष राशि में, जो उनकी नीच की राशि है, मेष राशि में यूरेनस के साथ थे, राहु केतु के एक्सिस में थे, और मंगल की दृष्टि में थे जो 10वें भाव में था। और 1945 में जब ये युद्ध खत्म हुआ उस समय भी मंगल शनि से दूर जा रहे थे। तीसरा चार्ट है 19 मार्च 2003 का, जिस वक्त अमेरिका ने इराक पर हमला बोला। उस समय शनि वृषभ राशि में थे, और बुध के साथ थे, राहु के साथ थे, और केतु उस समय वृश्चिक राशि में था, और मंगल शुक्र के नक्षत्र में थे, और यूरेनस उस समय 11वां यानी कि कुंभ राशि में थे। चौथा चार्ट है 1980 का सितंबर का, जिस वक्त ईरान और इराक की लड़ाई हुई। उस समय शनि वर्गो यानी कि कन्या राशि में थे, सूर्य और बुध के साथ, और केतु की दृष्टि में थे, क्योंकि केतु शनि की राशि में ही 10वें भाव में थे, और केतु पर मंगल की दृष्टि थी जो तुला से देख रहे थे, और यूरेनस भी तुला में मंगल के साथ थे। इन चारों चार्ट्स में शनि, मंगल और केतु विद्यमान हैं। केतु स्वयं तो एक आध्यात्मिक ग्रह हैं, लेकिन जिस वक्त वो शनि के मंगल के साथ मिल जाते हैं वो विस्फोटक बन जाते हैं। जब भी एयर क्रैश होते हैं, ट्रेन क्रैश होते हैं, कोई भी बड़ा विस्फोट होता है, उसमें केतु और मंगल ज़रूर आते हैं। कोई भी एक्सीडेंट होता है उस समय वृश्चिक राशि मंगल ज़रूर आती है, पर यह बड़े स्तर की बात है। परंतु इसके अलावा भी कोई और है, और मुझे लगता है कि वो यूरेनस है, क्योंकि जब पहला युद्ध हुआ उस समय यूरेनस शनि की राशि के साथ थे,
शनि की राशि में थे। दूसरे युद्ध में वो शनि के साथ थे और जब ईरान इराक की लड़ाई हुई उस समय मंगल के साथ थे। और जब इनफैक्ट जब युद्ध दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ उस समय यूरेनस वृश्चिक टॉरस यानी कि वृष राशि में चले गए थे। इसका अर्थ है कि जब भी युद्ध होता है यूरेनस ज़रूर होते हैं। तो ये यूरेनस कौन है, इसका मैंने अध्ययन किया। यूरेनस को हिंदी में हम वैसे अरुण बोलते हैं, नेपच्यून को वरुण बोलते हैं और प्लूटो को यम बोलते हैं। पर्सनल चार्ट्स में यानी कि हम अपने जन्मपत्री में यूरेनस और नेपच्यून का उतना अध्ययन नहीं करते हैं। हालांकि मानते हैं कि जो लोग बहुत बड़े हुए हैं उनका संबंध, जितने भी इनोवेटर्स हुए हैं उनका संबंध यूरेनस से रहा है, और जो साइकिक हुए हैं उसमें नेपच्यून का असर रहा है। लेकिन जब विश्व स्तर पर कोई बात होती है तो हम इन ग्रहों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यूरेनस ग्रीक माइथोलॉजी में स्काई यानी आकाश है। तो यूरेनस जिया यानी कि माँ और या धरती उससे मिलने आते हैं और हज़ारों साल तक उसके साथ रहते हैं। जिया गर्भवती हो जाती हैं और उनके पेट में बहुत सारे टाइटन्स होते हैं। टाइटन्स का हिंदी अर्थ अद्भुत शक्ति भी है, दैत्य भी है, दानव भी है, पर जो भी है वो एक बहुत बड़े स्तर पर है, बहुत ही विशालकाय स्तर पर है। तो उनकी बहुत सारे विशालकाय संतान हैं, जिसमें एक क्रोनस है जिसको हम शनि कहते हैं हिंदी में, सैटर्न। और वो प्रसव में है, पीड़ा में है, क्योंकि बच्चे बाहर नहीं आ सकते और उनके बच्चे अंदर छटपटा रहे हैं क्योंकि यूरेनस उनको छोड़ नहीं रहे हैं। ऐसे में क्रोनस यानी कि शनि अपने पिता के प्रजनन अंगों को काट देता है और उससे जो रक्त का प्रवाह होता है उससे शरीर से बाहर आते हैं, अपनी माँ को भी मुक्ति देते हैं और अपने भाई बहन को भी। तो अर्थ यह है कि शनि और यूरेनस का संबंध एक युद्ध का संबंध है, एक विरोध का, प्रतिशोध का संबंध है। जिस तरह की हमारी हिंदू माइथोलॉजी में सूर्य और शनि का है, सत्ता को कभी भी कोई चुनौती देता है तो वो शनि है। उसी तरीके से यूरेनस और सैटर्न का संबंध है। तो जब बड़े स्तर का युद्ध होगा तो ये है तय है कि यूरेनस इसमें आएगा। तो देखते हैं कि आज क्या हो रहा है। आज जब हम बात करते हैं तो मंगल शनि की राशि में जाने वाले हैं। शनि मकर राशि में है और 27 फरवरी को मंगल शनि की राशि में चले जाएंगे। केतु मंगल की राशि यानी वृश्चिक में है। जिस समय मंगल शनि की राशि में जाएंगे उस समय केतु बहुत प्रबल हो जाएंगे। और केतु स्वयं तो आध्यात्मिक हैं, लेकिन जिस वक्त वो मंगल के साथ मिल जाते हैं वो विस्फोट कारक हो जाते हैं, अग्नि वर्षा करते हैं। तो शनि, मंगल और केतु तीनों प्रबल हो जाएंगे और युद्ध का स्तर, युद्ध की घटना की संरचना करना शुरू कर देंगे। अच्छी बात यह है कि केतु बहुत जल्दी 17 मार्च को वृश्चिक से निकलकर तुला में वापस चले जाएंगे। ये मंगल और शनि को कमज़ोर कर देता है। क्या यूरेनस का संबंध यहाँ पर है? यूरेनस का संबंध मंगल से मेष राशि में बनेगा, लेकिन ये संबंध उतना मजबूत नहीं है जितना हमने पिछले 4 चार्ट्स में देखा, जहाँ युद्ध लंबे समय तक चला है। इसका अर्थ ये है, जो मुझे लगता है, कि युद्ध विश्व युद्ध नहीं बनेगा। 17 मार्च को जब केतु हट जाते हैं, निश्चित रूप से युद्ध में बहुत कमी आएगी। कैसे आएगी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन निश्चित है कि कमी आएगी। पर युद्ध जैसी संभावना, युद्ध स्तर पर वो सब कुछ जो चल रहा है वो चलता रहेगा 7 अप्रैल तक, क्योंकि मंगल शनि के साथ हैं और हम उसको नकार नहीं सकते।
तो नकारात्मक शक्तियाँ मौजूद हैं 7 अप्रैल तक। तो मुक्ति 7 अप्रैल से पहले तो नहीं है, लेकिन हाँ 17 मार्च के बाद, केतु के जाने के बाद बहुत फ़र्क पड़ेगा। पर एक और बात बनती है कि जब केतु तुला में जाते हैं तो राहु मेष राशि में यूरेनस के साथ आ जाते हैं। अब राहु जैसे चालाक, तेज, राजनीतिक, कूटनीतिक जब यूरेनस के साथ बैठेंगे तो क्या होगा। यूरेनस वो ग्रह हैं जिनको हम अंग्रेज़ी में ग्रेट अवेकनर बोलते हैं, मतलब वो हमारी चैतन्य शक्ति को, हमारी सोच को जगाने वाला ग्रह है, और वो स्वयं काल पुरुष के मस्तिष्क में है इस वक्त। इसका मतलब ये है, काल पुरुष की कुंडली पूरी विश्व की कुंडली है, क्योंकि वो समय का जन्म स्थान माना जाता है, वो स्वयं समय है। और समय के जब मस्तिष्क पर यूरेनस जैसा ग्रह बैठेगा तो निश्चित है कि सोच में बहुत बदलाव आएगा, लेकिन ये सोच बहुत तेज़ी और चालाकी की सोच है। विश्व में विश्व स्तर पर सोच, गठबंधन, परिवर्तन निश्चित आएगा। हम अनुमान भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस समय जो युद्ध हो रहा है, जो घटनाएं, जो संभावनाएं बन रही हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि कौन मित्र है, कौन शत्रु है। राजनीति के इन छुपे हुए पहलुओं का भी पता चलता है। तो निश्चित है कि जैसे ही राहु आएंगे यूरेनस के साथ, बदलाव आएगा। पर ये बदलाव 1-2 दिन का नहीं है, क्योंकि राहु 18 महीने तक मेष राशि में रहेंगे और यूरेनस तो अभी हैं, और यूरेनस का एक ग्रह में, एक राशि में ट्रांजिट 7 सालों का होता है। तो मेरा सोच ये है कि संभवतः विश्व स्तर पर लड़ाई नहीं होगी, ये सिर्फ एक रीजनल लड़ाई ही रहेगी। ज्योतिष एक अथाह समुंदर है और मैं एक नाम मात्र भी नहीं। तो अगर कोई गलती है तो मैं सबसे क्षमा मांगती हूँ इसमें। उम्मीद है, प्रार्थना है कि अच्छी सोच पुतिन जी में भी आए और बाकी के विश्व के नेताओं में भी आए, जो एक ऐसी सोच, ऐसा निर्णय लें जिससे ये युद्ध रुके। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।